हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास इकोनॉमिक्स के क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3 कृषि क्षेत्र। आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर का नाम है। इसमें हम ज़्यादातर आज़ादी से रिलेटेड हमारे देश की क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या हमारे देश की हालत थी, ये हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, कृषि क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि कृषि क्षेत्र क्यों इतना पिछड़ा हुआ था, कृषि क्षेत्र क्यों इतना निचले दर्जे का हो गया था हमारे ब्रिटिश शासन के टाइम पे। तो पहला पॉइंट क्या है कि औपनिवेशिक शासन। अभी मैंने एक वर्ड बोला था, ब्रिटिश शासन। औपनिवेशिक शासन उसी को कहते हैं। ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन, औपनिवेशिक शासन, तीनों वर्ड सेम है। ब्रिटिश शासन के अंदर भारत मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। कृषि अर्थव्यवस्था बना रहने का मतलब है कि मैक्सिमम अर्निंग या फिर हमारी अर्थव्यवस्था की जो नींव थी वो कृषि पर ही डिपेंड थी। हमारे जनसंख्या के ज़्यादातर लोग कृषि पर ही डिपेंड थे। मतलब सबका भरण पोषण कृषि से ही होता था। सरकार भी कृषि से ही आमद कमाती थी। सरकार की भी जो आमद थी, इनकम थी, वो किस क्षेत्र से थी? कृषि क्षेत्र से। ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के टाइम पे हमारा जो देश था, हमारा भारत, वो कृषि क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था ही बनकर रह गया। उसमें कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर था। अगर हम समझें तो कि हमारा देश कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर था। सेकंड पॉइंट क्या है? देश की 85% जनसंख्या गांव में बसी थी। देश की उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम देश की 85% जनसंख्या गांव में बसी थी। किस टाइम? आज़ादी के समय से पहले की बात बता रहा हूं, जिस टाइम ब्रिटिश शासन हम ब्रिटिश शासन के कब्जे में थे। 85% जनसंख्या गांव में बसी हुई थी और वो लगभग प्रत्यक्ष कह लो या अप्रत्यक्ष कह लो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डिपेंड किस पे थे? वो कृषि क्षेत्र पे डिपेंड थे। इनडायरेक्टली डिपेंड होने का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्टली डिपेंड होने का मतलब होता है कि उनके पास अपना खेत तो नहीं है, लेकिन किसी और के खेत में जाके काम करते हैं, बदले में उनको पैसा मिलता है या अनाज मिलता है, इससे उनका भरण पोषण होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा अनाज मिल जाता है तो उसी को बेच के वो थोड़ा सा पैसा भी रखते हैं अपने हाथ में कि कल को कोई दवाई का काम पड़ जाए या फिर किसी वस्तु का काम पड़ जाए तो वो खरीद सके उसी पैसे से। तो ये हो गया इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आपको पता ही है, डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से कि हम सीधा, हमारे खेत हैं, हम अपने खेत को ही जोतते हैं, उसी में से फसल उगाते हैं, जितना टैक्स देना है वो टैक्स देते हैं, फिर बचा हुआ धन अपने पास रखते हैं आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये तो हो गई डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड थे? कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थे, कृषि पे ही निर्भर थे। कौन? देश की 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्षेत्र पर निर्भर थे। थर्ड क्या है? इतनी बड़ी जनसंख्या, अब देखो 85% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी। ये इतनी बड़ी जनसंख्या अगर कृषि क्षेत्र पर या किसी भी एक क्षेत्र पर, मैं कृषि को छोड़ भी दूं, किसी एक क्षेत्र पर अगर इतनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है तो अमूमन ये माना जाता है कि वो क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत विकासशील है। जस्ट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आजकल कोई भी एक ऐसा फील्ड ले लो जिसमें ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। जस्ट सपोज इंजीनियरिंग ले लो, तो इंजीनियरिंग में अगर ज़्यादातर लोग जा रहे हैं या भीड़ इतनी है तो दिमाग में तो यही आता है ना कि अच्छा, इंजीनियरिंग इसका मतलब बहुत सही स्कोप है, बहुत फ़ायदेमंद काम है या फिर बहुत फ़ायदेमंद कोर्स है, इसलिए सब इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। अमूमन तो यही माना जाता है, लेकिन इसका उल्टा था। कृषि क्षेत्र में 85% जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या के होने के बावजूद ये क्षेत्र इतना विकासशील नहीं था जितना इसे होना चाहिए था। इतनी गति से विकास नहीं कर रहा था जितने गति से इसको करना चाहिए था। वही लिखा है इसमें कि इतनी बड़ी जनसंख्या के इस व्यवसाय में, इस व्यवसाय मतलब कृषि क्षेत्र में होने के बावजूद कृषि क्षेत्र गतिहीन विकास तथा गिरावट भी देखा जाता था। कि विकास तो चलो कई बार हुआ, कई बार नहीं हुआ, लेकिन ये राहुल गांधी के विकास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये विकास में सचमुच वाले विकास की बात कर रहा हूँ। कई बार विकास, बढ़ोतरी, समृद्धि हुई, नहीं हुई तो कई बार गिरावट भी देखने को मिलता था इतने बड़ी जनसंख्या के होने के बावजूद इस क्षेत्र में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है खेत या फिर जमीन। खेत जमीन दोनों एक ही बात है। के बढ़ने के कारण
कुल उत्पादन तो बढ़ता था परंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती थी। मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जब भी हमारा खेत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, हम पहले 2 एकड़ में जब वो खेती करते थे, अब हम 3 एकड़ में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फसल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में उसे बढ़ना चाहिए था उस अनुपात में नहीं बढ़ा। जस्ट सपोज अगर मैं 2 एकड़ में 4 कुंटल गेहूं या 4 कुंटल चावल उगाता था, तो 3 एकड़ में मेरे को कितना उगाना चाहिए, कम से कम 6 कुंटल तो उगाना चाहिए, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा था। या फिर 4 कुंटल, मतलब अगर 2 एकड़ में भी 2 एकड़ में मुझे 4 कुंटल ही नहीं, मुझे ज़्यादा उगाना चाहिए था, 6 कुंटल या 7 कुंटल उगाना चाहिए था। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता 6 कुंटल उगाना चाहिए था या 8 कुंटल उगाना चाहिए था। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम पहले ही कम उगा रहे हैं, ज़मीन वगैरह अगर बढ़ जाती है, क्योंकि देखो 85% जनसंख्या अगर उसमें है तो जिसके पास भी थोड़ी सी भी ज़मीन है वो कहीं ना कहीं उसी पे खेती करेगा। तो ज़मीन तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उत्पादकता जो होता है ना, जिस हिसाब से ज़मीन बढ़ रही है उस हिसाब से फसल भी तो बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, तो ज़मीन या फिर खेत बढ़ने से कुल उत्पादन तो बढ़ रहा था, ठीक है, कुल उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, जमीन जिस अनुपात में बढ़ा है उसी अनुपात में फसल भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा था। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 2 एकड़ में मैं 4 कुंटल उगाता हूं, तो 3 एकड़ में मेरे को 6 कुंटल उगाना चाहिए, लेकिन 6 कुंटल ना उग के ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल उग रहा है, तो एकड़ तो पूरा एक गया, लेकिन कुंटल भी एक ही बढ़ा। तो इसको कहते हैं अनुपात में ना बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट इसी का, इस गतिहीनता का मुख्य कारण। अच्छा, इस गतिहीनता का मुख्य कारण, गतिहीन का मतलब होता है कि विकास दर बहुत ही कम होना, समृद्धि बहुत ही कम होना। गतिहीन मतलब बिल्कुल भी तेजी नहीं जिस चीज़ में, तो कृषि क्षेत्र के विकास में बिल्कुल भी तेजी नहीं थी, ये बहुत ही गतिहीन अर्थव्यवस्था था, एक गतिहीन क्षेत्र था। तो इस गतिहीनता का कारण क्या था, हमने इससे पहले इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए कि ये कारण था, ये होता था, ये होता था या फिर ये होता था। तो इनका कारण क्या था होने का, देखो कारण बहुत साफ है। कारण होता था भू राजस्व था ना, भू व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था मतलब होता है कि भूमि पर जो राज करेगा वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को इसका मुख्य कारण माना जाता है। क्यों मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि भूमि का मालिक कौन है, जो जोत रहा है वो नहीं है मालिक, भूमि का मालिक है जमींदार। और जमींदार के ऊपर कौन है, जमींदार के ऊपर है ब्रिटिश शासन, जो उनसे कर लेता है। तो जब हम भूमि किसी और की है उस पर जोतेंगे, वो सारा का सारा कर ले लेगा, हमारे पास बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ऊपर से उनके टैक्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स ले लेते थे हमसे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अपने रखने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही नहीं बचा, तो कल को बीमारी हो जाती है, बीमारी फैल जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, उससे हम कैसे बचेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, हमारी सेविंग्स तो है ही नहीं जो हम कुछ पैसा लगा के अपने परिवार को बीमारियों से बचा सके। उस टाइम बीमारियां भी बहुत फैलती थी। ठीक है, पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे की क्लास लेंगे उस हिसाब से। तो ये एक मुख्य कारण था कि ब्रिटिश शासन में भू राजस्व प्रणाली को इसका कारण माना गया कि ये जो प्रणाली है ना, भू राजस्व की प्रणाली के कर इतना लो, टैक्स इतना लो, इतने लोगों को अपने खेत में जोतने दो, या फिर ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसको मुख्य कारण माना गया कि यही एक कारण है। मुख्य कारण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अकेला ये कारण, देखो कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य कारण एक ये है कि मेन कि इसके वजह से जो कृषि क्षेत्र था वो इतना पिछड़ा था, क्योंकि कृषि के पास कुछ नहीं बचता था, सारा का सारा वो या तो जमींदार ले लेता था या फिर ब्रिटिश सरकार ले लेती थी टैक्स के मुनाफिक में, कि टैक्स के बदले। अच्छा, और कारण क्या होंगे, कारण क्या क्या थे कि इतना पिछड़ा क्यों था, ये तो हमने एक महत्वपूर्ण कारण समझा कि मुख्यतः यह एक कारण था, और भी तो कारण रहे होंगे, देखते हैं। अच्छा, ये पूरे भारत में ये चीज़ चल रहा था कि भू राजस्व प्रणाली में जो जमींदार लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं बहुत भद्दा काम करते थे, वो किसानों के साथ भद्दा वो व्यवहार रखते थे कि सारा उगवा लिया, उसके बाद फिर सारा का सारा टैक्स में ले लिया, थोड़ा सा दिया या फिर वो भी नहीं दिया, तो ये भद्दा मजाक या भद्दा कह सकते हो आप उसको, तो भद्दा व्यवहार करते थे। और ये ज़्यादातर कहाँ होता था, पूर्वी भारत, उस टाइम पे पूर्वी भारत जो अभी का बंगाल है,
जो अभी का ये बांग्लादेश वगैरह सब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि भारत हमारा सब एक था उस टाइम पे। तो ये बांग्लादेश, ये बंगाल जो हमारा है इस टाइम पे, वो ये सारा कहीं ना कहीं पूर्वी भारत का हिस्सा हो जाता था, ठीक है। तो पूर्वी भारत उस टाइम पे क्या कहते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंसी। अभी जो राज्य होता है ना, राज्य कि बिहार राज्य या फिर उत्तराखंड या फिर यूपी, उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे राज्य ना बोल के प्रेसिडेंसी बोली जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब है उस टाइम का बंगाल राज्य, जिसमें वो सारा इंक्लूड था, बांग्लादेश वगैरह सब। तो पूर्वी भारत, जिसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे, जमींदारी प्रथा के कारण किसानों को निम्न प्रकार से शोषित किया जाता था या शोषण किया जाता था। किसके? जमींदारी प्रथा के कारण। जमींदारी प्रथा और भू राजस्व प्रणाली, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भू राजस्व प्रणाली में भी हम कहीं ना कहीं ज़मींदारों की ही बात करते हैं, जमींदारी प्रथा तो है ही ज़मींदारों की बात, तो ये थोड़ा सा सिमिलर है। तो किस तरह से किसानों का शोषण किया जाता था, क्या वो कारण थे, क्या क्या तरीके से? देखो, सबसे पहले लाभ हड़प जाते थे, कहीं से भी कुछ लाभ आता था, फसल अच्छी हुई या फसल खराब हुई। देखो, खराब हुई तो फिर तो कहीं ना कहीं ठीक राज किस पे जाता था? कृषि पे। कर तो देना ही है, टैक्स तो देना ही है, चाहे फसल खराब हो या फसल अच्छी हो। तो ये किस पे गया? किस पे बोझ बन गया? फसल अगर बुरी हुई तो बोझ किस पे बना? कृषि पे। फसल अगर अच्छी हुई तो किसका लाभ? तो जमींदार का लाभ। तो जमींदार का लाभ या फिर ब्रिटिश शासन कह सकते हैं उसका लाभ। तो फसल अच्छी हुई या लाभ अच्छा हुआ तो वो हड़प कौन जाते थे? जमींदार हड़प जाते थे। फसल बुरी हुई तो टैक्स तो देना ही है, तो ये किसके सर पे पड़ गया? ये पड़ गया किसानों के सर पे, ठीक है। तो लाभ हड़प जाते थे। सेकंड क्या है? जमींदारी कुर्सी बचाने के लिए, जमींदार, ठीक है, जमींदारी है, जमींदारी कुर्सी बचाने के लिए किसानों से अधिक लगान वसूलना। देखो क्या होता था कि ब्रिटिश शासन में ना, ब्रिटिश लोग बड़े चालाक थे। वो क्या करते थे? वो ना आपस में लड़वाने वाला काम करते थे। जिसको भी जमीन, देखो उन्हीं के हाथ में था, तो वो क्या करते थे कि किसी एक को जमींदार बनाते थे, उसके साथ शर्त रखते थे कि तू हमें हर साल या हर महीने या जैसे भी कि इतने इतने टैक्स वसूल के देगा किसानों से, ठीक है। और धीरे धीरे इसको टैक्स को बढ़ाते रहते थे। और साथ में ये भी कह देते थे जिस दिन तू ये टैक्स देना बंद कर देगा या जिस दिन तू इस काबिल नहीं रहेगा कि किसानों से टैक्स वसूल सके, उस दिन तेरी जमींदारी हटा के हम किसी और को दे देंगे, ठीक है। तो तेरी कुर्सी छीन के हम किसी और को जमींदार बना देंगे यहाँ का। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जमींदार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सारा का सारा किस पे मर देता था? किसानों पे मर देता था कि तुम्हें तो टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि अगर किसान टैक्स नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उस जमींदार की कुर्सी छीन के किसी और को दे दी जाएगी, क्योंकि पहले से ये फिक्स था। तो जमींदार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसानों पे क्या करते थे? ज़्यादा शोषण करते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, ठीक है, ताकि, और जितना बोला गया है ना उससे थोड़ा और ज़्यादा ही वसूलते थे, ताकि अपनी जमींदारी कुर्सी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। हम जितना मांगा है उससे 2 रुपये ज़्यादा ही देंगे तो क्या होगा? ब्रिटिश सरकार हमसे खुश रहेगी, तो कल को वो कुर्सी हमसे नहीं लेगी, ठीक है। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलते थे, लगान टैक्स को ही कहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलते थे, ठीक है। नेक्स्ट, किसानों को फसल चुनने की आज़ादी खत्म। अब देखो एक टाइम पे क्या होता है, किसानों को ना थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी कौन सी फसल चुनना चाहता है, किस खेत में किस फसल को बोना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये आज़ादी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? कि जिस फसल में जमींदारों को या ब्रिटिश सरकार को लगता था कि ये फसल बहुत प्रॉफिटेबल है, ये इस फसल की आजकल विश्व में बहुत मांग है, उस फसल को उगाने के लिए हम पर बोझ डाला जाता था, हमारे किसानों पर बोझ डाला जाता था कि तुम यही फसल उगाओ। इससे होता क्या था कि जस्ट सपोज अफीम की खेती या नील की खेती करवाते थे, तो इससे खेती तो देखो करवा ली, लेकिन अफीम या नील खाया तो नहीं जाएगा ना, खाने के लिए भी तो कोई खेती चाहिए। अब इतना पैसा तो है नहीं कि हम खाना खरीद के खाएंगे। तो होता क्या था कि हमारे खाने के लाले पड़ जाते थे, क्योंकि वो सारा का सारा अपने हिसाब से खेती करवाते थे हमसे। जो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा महंगी बिक रही है, जिस चीज़ की मार्केट में बहुत मांग है, डिमांड है, उस चीज़ का सप्लाई करने के लिए वो हमारे ऊपर बोझ डालते थे, हमारे किसानों के ऊपर बोझ डालते थे कि तुम इस चीज़ की खेती करो, इस चीज़ की मत करो। इसमें पिसता कौन था? हमारे किसान पिसते थे, क्योंकि कुछ खेतियां ऐसी होती है जिनको करना ज़रूरी था, जैसे कुछ खाने की खेती, गेहूं, मक्का, चावल, इन सब की खेती,
क्योंकि खरीद के तो हम खाना खाएंगे ही नहीं, अपने ही खेत में जो बचेगा उसी से तो खाएंगे। तो ये बड़ी एक चिंता के विषय हो गया था किसानों के लिए, चिंता का विषय, कि फसल को चुनने की आज़ादी खत्म कर दी गई कि तुम नहीं चुन सकते कि तुम कौन सा फसल करोगे, या हम बताएंगे कि तुम कौन सा फसल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है किसानों को अधिक ब्याज पर उधार देना। अब कई बार ऐसा होता है कि किसानों के पास पैसा नहीं होता, चाहे वो घर की गरीबी हो या फिर घर की कोई मजबूरी हो या फिर टैक्स देने के लिए ही कोई पैसा नहीं है, इतनी गरीब हालत हो गई है या फिर इतनी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि इस बारी फसल बिल्कुल भी उगा ही नहीं। अब जब फसल नहीं होगा तो फिर टैक्स तो देना ही है, तो टैक्स देने के लिए भी तो कहीं से पैसा चाहिए। तो वो लोग जाते थे मुंशी के पास या फिर किसी ब्रिटिश सरकार या किसी भी कहीं भी जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा ब्याज पे उधार मिलता था। इसमें फिर कौन पिसा, फिर किसान पिस गए कि एक तो पुराना इनके कुछ ना कुछ उधार रहते ही थे, हमेशा हर ज़्यादातर किसानों पे पुराने उधार रहते ही थे। तो पुराना उधार चल रहा है, नया उधार ले लिया, नए उधार पे ज़्यादा ब्याज लग रहा है, आने वाले फ्यूचर में भी लाभ कहीं दिख नहीं रहा, हानि ही दिख रही है। तो फिर उधार जाएगा तो धीरे धीरे पिसता चला जाता था और ये घूमता चला जाता था चक्र कि उसका बेटा भी वही काम करेगा, क्योंकि उधार इतनी ज़्यादा है कि हम बंधुआ मजदूर हो जाते थे कि ज़िंदगी भर अब तो हमारे खेत में ही काम करेगा, ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी परेशानी का कारण हो जाती थी। किसानों को अधिक ब्याज पर उधार देना, क्योंकि हर कोई उधार देने के लिए राजी भी नहीं है। जो कैपेबल है उधार देना उसी के पास है, जैसे मुंशी कैपेबल है उधार देने के लिए, तो अब मुंशी क्या करेगा, ज़्यादा ब्याज पर उधार देगा। और किसान क्या है, किसान मजबूर हैं, लेना ही पड़ेगा, चाहे ब्याज कितना भी हो, कर टैक्स तो देना ही है, अपना पेट तो भरना ही है, दवाई या बीमारी से तो लड़ना ही है। नेक्स्ट क्या है, कृषि संबंधी सुविधाएं। देखो कृषि से संबंधित सुविधाएं भी होती है, जैसे सिंचाई और ज़मीन को अच्छा करना। देखो एक बारी अगर आपने ज़मीन पे कुछ बो लिया तो नेक्स्ट बारी जब आप कुछ बोओगे तो उसमें मट्टी को तो अच्छा करोगे ना पहले, तो उसमें उर्वरक तो डालोगे ना पहले, या तो उसमें उर्वरक डालोगे या तो फसल बोओगे तो उस टाइम उर्वरक डालोगे। तो ये क्या हुआ कि पानी भी चाहिए, बारिश पे निर्भर नहीं हो सकते ना, हमेशा के लिए बारिश पे निर्भर नहीं हो सकते। कुछ फसल ऐसे भी होते हैं जिस टाइम बारिश नहीं होती, ठीक है, और मान लो होती भी है, वो बारिश का मौसम है भी, तो क्या कंपलसरी है कि उस टाइम बारिश होगी ही? ये बिल्कुल फिक्स तो नहीं है ना कि जिस टाइम हम बोए उस टाइम बारिश हो। तो बारिश पे निर्भर होना कहीं ना कहीं कृषि के लिए बड़ा खतरनाक टाइम होता है, ठीक है। तो सिंचाई का अभाव होता था, सिंचाई का अभाव होता था, उर्वरक का, बीज। अब इतना गरीबी आ जाती थी, इतने ख़त्म हो जाते थे अनाज के बीज तक के लिए नहीं बचता था, ठीक है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं फिर अब मुंशी के पास जाओ, पैसा उधार लो, फिर बीज खरीद के लाओ, या नहीं तो किसी ऐसे बड़े ज़मींदार के पास जाओ, उसके पास बीज रखे होते थे तो वो बीज उधार लाओ, फिर उस बीज के बदले में उसको हिस्सा दो उस फसल में से, ठीक है। ये बहुत तरीके के होते थे। अब चलो हमने सब कुछ कर लिया, हमने फसल भी उपजा लिया, बीज कहीं से उधार ले लिया, सिंचाई की भी व्यवस्था कर ली कहीं से, बाजार भी तो होना चाहिए, उसको बेचने के लिए बाजार भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया फिर घर में हम सड़ा देंगे उसको, ये भी नहीं होने वाला। तो बाजार भी होना चाहिए, तो बाजार का भी अभाव था। तो ये जो कृषि की ज़रूरत की चीज़ें होती है ना कि कृषि संबंधी सुविधाएं, सिंचाई, उर्वरक, बीज, बाजार, ये सुविधाओं का अभाव था, हमेशा से अभाव रहा है, ठीक है। आजकल भी कृषि का यहाँ पे रैली चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं इसी बाजार से रिलेटेड ही मुद्दे हैं कि MSP बढ़ाओ। MSP होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि अगर प्राइवेट आदमी या कोई बाहर का आदमी आपको आपके फसल के इतने ही दाम दे रहा है, जैसे सपोज 62 रुपये या 65 रुपये कुछ दे रहा है, और सरकार ने फिक्स कर रखा है कि 75 रुपये होना चाहिए मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP, तो सरकार क्या कहेगी कि आप हमारे पास लेके आओ, 75 तो हम दे रहे हैं आपको, मतलब कम से कम 75 तो आपको मिल ही जाएगा अपने फसल का। चाहे बाहर आपको अगर 80 दे रहा है तो आप बाहर बेच लो, अगर बाहर आपको कोई 80 दे रहा है तो आप बाहर बेच लो, नहीं अगर कोई बाहर 75 भी नहीं दे रहा तो आप सरकार के पास जाओ, सरकार 75 में खरीद लेगी आपसे। तो इसी MSP के चक्कर में कुछ यहाँ रैलियाँ वगैरह हो रही है, हमारे पास में ही रैली हो रही है कहीं पे। तो क्या है कि ये अभाव है, बाजार का अभाव, बीज का अभाव, उर्वरक का अभाव। तो इन सब के चक्कर में भी कृषि क्षेत्र कहीं ना कहीं दबा हुआ था, हमेशा से गतिहीन अवस्था में था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कृषि के व्यावसायिक
कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसल उपजाने का बाध्य करना और लाभ ना देना। देखो, कृषि में व्यावसायीकरण का क्या मतलब है? कृषि में व्यावसायीकरण का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में व्यवसाय को ला देना, बिजनेस को ला देना। मैंने अभी बताया था ना कि नील की खेती, अफीम की खेती। नील की खेती कोई क्यों करेगा? अपने काम के लिए कोई करता है क्या? नहीं। नील की खेती हमेशा बेचने के लिए करी जाती है, उससे बिजनेस करना, उसको बेचना, फिर अगली बार दोबारा ऐसा करना। और क्या कहते हैं, गांजे की खेती है, जो भी कहते हो आप उसको, तो उसकी खेती क्यों होती है? अफीम की खेती, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये खेतियाँ इसीलिए होती है क्योंकि इसका बिजनेस किया जाए। ये हम अपने उपयोग के लिए तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होती है व्यवसायीकरण, कृषि में व्यवसायीकरण, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या होता था कि कृषि को बाध्य किया जाता था कि आप इसी फसल को उपजाएं। इससे पहले भी हमने पढ़ा अभी कि जिस चीज़ की, जिस फसल की मांग विश्व के बाजार में बहुत ज़्यादा है, उस फसल को उपजाने के लिए हमारे किसान को बाध्य किया जाता था कि आप यही फसल उगाएंगे। वही पॉइंट यहाँ पे है कि नकदी फसल होता है जिसमें पैसा आ जाए, बेच के सीधा पैसा आ जाए, ठीक है, ऑन हैंड बिक जाए सीधा, नकदी उसको कहते हैं ना कई बार कि मेरे पे इतने रुपए पैसे हैं, तो सामने वाला पूछता है कि नगद कितने हैं, नगद बता कितने हैं, तो कहते हैं नगद तो मेरे पास फिर अभी 2,000 है। तो वही नकद कि जो ऑन हैंड हो बिल्कुल, तो उसको कहते हैं कि कृषि के व्यवसायीकरण, कृषि में व्यवसाय, बिजनेस को ला देना, कारण नकदी फसल उपजाने को बाध्य करना, ठीक है, नकदी फसल उपजाने को बाध्य करना। अच्छा, एक चीज़ और, नकदी फसल तुम अगर किसान से उपजा रहे हो या फिर उसको बाध्य कर रहे हो, तो जो पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा तो थोड़ा ज़्यादा आएगा ही, गेहूं चावल इन सब से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो अगर जो पैसा आ रहा है तो उसमें लाभ भी दो ना, ताकि किसान को थोड़ा सा लाभ हो। तो लाभ नहीं देते थे। नकदी फसल तो उपजा लिया, उनको बाध्य कर दिया कि तुम्हें उपजाना पड़ेगा, लेकिन लाभ का जहाँ हिस्सा आता था तो लाभ नहीं देते थे। वो ना के बराबर लाभ देना जिससे बस घर चल सके, या तो वो भी ना चल सके, ठीक है, तो लाभ नहीं देते थे। नेक्स्ट क्या है, बाढ़ और सूखे से प्रभावित, कि कृषि हमेशा से बाढ़ और सूखे से प्रभावित रहा है। बाढ़ और सूखे से का क्या मतलब है कि सिंचाई की व्यवस्था तो थी नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल खराब हो जाएगी क्योंकि सूखा इतना है। तो बाकी सब कोई व्यवस्था ना होने के कारण तो हम बारिश पे ही निर्भर होते थे, और बारिश पे अगर निर्भर होंगे तो कई बार ऐसा होता है कई सालों तक बारिश बहुत अच्छी नहीं होती। तो इसमें क्या हुआ, किसान का नुकसान हो गया। किसान के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कहीं और से सिंचाई का उपयोग कर सके, वो बारिश पर ही निर्भर था और बारिश हो नहीं रही है तो सूखा हो गया। लेकिन वहीं पे बाढ़ का देखें तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था कि हम बाढ़ को रोक सके। बहुत सारे डैम बना के, बहुत सारी नदियों के ऊपर एक पुल बना के या डैम बना के, इतनी सारी चीज़ें करके हम बाढ़ को रोक सके, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था नहीं। तो होता क्या था कि जब भी बाढ़ आता था, सूखे से तो हम परेशान रहते ही थे क्योंकि सिंचाई के लिए कोई उपलब्ध साधन नहीं था, और बाढ़ के से भी हम परेशान रहते थे क्योंकि उस पानी को रोकने के लिए कोई साधन नहीं था, और ना सरकार की तरफ से कोई उपलब्धियां थी कि उसको रोक सके, या फिर कोई ऐसा काम किया गया था सरकार की तरफ से, कोई ऐसी सरकार की भी उपलब्धि नहीं थी। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नकदी फसल। दोबारा से वही फसल जिसको बेच के पैसा आ जाता है, जिसको बेच के पैसा आ जाता है। नकदी फसल हम उगाते क्यों थे? नकदी फसल हम इसलिए उगाते थे क्योंकि उसके विश्व की बाजार में बहुत मांग थी। या तो विश्व के बाजार समझ लो या फिर इंग्लैंड का बाजार समझ लो, दोनों कहीं ना कहीं एक ही है, क्योंकि इंग्लैंड को अगर अपनी ज़रूरत होगी तो भी वो हमारे ऊपर बाध्य करेगा उगाने के लिए, या फिर विश्व के बाजार में उसकी मांग होगी तो भी हमारे ऊपर बाध्य करेगा। तो दोनों ही केस में हमारे ऊपर बाध्य किया जाएगा कि आप यही फसल उगाएं, ठीक है। तो नकदी फसल क्यों इंग्लैंड ले जाकर महंगे मूल्य में बेचना, नकदी फसल क्यों उगाया जाता था, या फिर हमें क्यों बाध्य किया जाता था उगाने के लिए? या तो विश्व के बाजार में उसकी बहुत मांग थी, या फिर इंग्लैंड के बाजार में उसकी बहुत मांग थी और बहुत महंगे में बिकता था वो, तो इसलिए हमारे ऊपर बाध्य किया जाता था। और हम जब उपजा लेते थे उसको तो यहाँ से सस्ते रेट में ले जाके इंग्लैंड में महंगे रेट में बेचना, यही काम था ब्रिटिश का। और इसी के कारण हमारे किसान जो थे बहुत ग्रसित हो गए थे अपनी इन चीज़ों से, महंगे मूल्य में बेचना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट, कम जमीन में खाद्यान्न फसल और वाणिज्यिक फसल। वाणिज्य मतलब होता है बिजनेस के पर्पस, वाणिज्य फसल का मतलब जो बिजनेस के पर्पस से, ऐसे फसल जो बिजनेस के पर्पस से किए जाते हैं,
ठीक है, मैंने बताया था ना अभी कि किसी क्षेत्र में व्यवसायीकरण धीरे धीरे आ गया था। ठीक है, वो फसल उपजाए जा रहे थे जिसका व्यवसाय किया जा सके, जिसका बिजनेस किया जा सके। तो वाणिज्य, उन्हीं फसलों को कह सकते हैं वाणिज्यिक फसल जिनका बिजनेस किया जाता है, जो अपने यूज़ के लिए मिनिमम या फिर ना के बराबर होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नील की खेती, अफीम की खेती, तो ऐसे 10-5 और हो सकता है। अगर आपके माइंड में अभी है कोई एग्जांपल तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये क्या था, बिजनेस के लिए वो जो होती है उसको वाणिज्यिक फसल कहते हैं। तो 2 तरह की फसल होती है, एक होती है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल का मतलब होता है वो फसल जिसका हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका हम अपने भरण पोषण के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर बच जाए तो हम उसको बेच भी लेते हैं, जो कि नॉर्मली होता ही है कि हम वो फसल करते हैं जिससे हमारा घर भी चल जाए, और अगर थोड़ी ज़्यादा फसल हो जाए तो उसको हम बेच भी लें। और एक वो फसल होती है जिसका पर्पस ही हमारा बेचना होता है। घर तो हम खरीद के भी चला लेंगे, उसको बेच के पैसा आएगा और उस पैसे से हम नॉर्मल अनाज खरीद लेंगे, उसको खरीद के खा लेंगे। तो 2 तरह की फसल हुई। इन दोनों फसल में किसान चाहता था कि खाद्यान्न फसल उगाएं। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न फसल उगेगा तो कहीं ना कहीं उसके परिवार को भी मिलेगा कुछ ना कुछ खाने के लिए, या कुछ ना कुछ बचेगा तो उसके हिस्से में भी जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसको खरीदना नहीं पड़ेगा साल भर अगर खाना है तो, क्योंकि फसल तो ऐसा है नहीं कि हर महीने उगता है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद ही कोई एकदम से फसल उगता है। तो वो चीज़, तो किसान चाहता था खाद्यान्न फसल उगे और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वाणिज्य फसल उगे। वाणिज्य फसल मतलब जिन फसलों का बिजनेस होता है, जिन फसलों से बहुत मोटी रकम कमाई की जा सकती है। तो ब्रिटिश चाहते थे वाणिज्य फसल, किसान चाहता था खाद्यान्न फसल। और जमीन जो है, जमीन तो एक ही है, एक कह लो, मतलब जो भी जमीन तो सीमित है। जमीन तो ऐसा है नहीं कि बहुत असीमित है तो थोड़े से में वाणिज्य कर लो या थोड़े से में खाद्यान्न कर लो, ऐसा तो नहीं है। जमीन बहुत सीमित है। तो उस सीमित जमीन में खाद्यान्न फसल किया जाए या फिर वाणिज्य फसल किया जाए, ये बड़ी ही संकट का विषय हो जाता था। ये बहुत ही चुनने की समस्या हो जाती थी कि कौन सी फसल हम करें जो अपनी रक्षा भी करे, अपने परिवार की रक्षा भी करे, भूखे ना मरे, या फिर ब्रिटिश सरकार भी हम पे बाध्य ना बनाए कि वाणिज्य फसल ही करो। तो इन दोनों को, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है, जमीन हमारे पास कम है, तो कम जमीन में वाणिज्य फसल किया जाए या फिर खाद्यान्न फसल किया जाए। ये जो चुनने का वो होता था ना, ये बड़ी समस्या का विषय हो जाता था कि किसको हम चुने। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। ये इसका 1.3 टॉपिक था, इसके आगे के टॉपिक्स भी आते रहेंगे। ये पूरा चैप्टर कवर होगा और पूरी बुक कवर होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। NCERT क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ये 3rd टॉपिक था, तो आप अच्छा रहेगा पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक भी पढ़ ले पहले। और ये वीडियो देखने से पहले अगर आप एक बार किताब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। मैं 2 वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पहले देख ले तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी चैप्टर के 2 पॉइंट स्टार्टिंग के, एक उद्देश्य और एक सेकंड पॉइंट 1.2, ये 1.3 था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।